highest honor of the university for the work done in the field of Ayurveda by Parul University. Honor was presented by the superhuman Sonu Sood ji. He is one of the renowned Nadi Vaidya हम सबके बीच धनवंतरी के समान वैद्य संजय भोई सर पधार चुके हैं। जय शिशु, 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 जय आयुर्वेद, जय धनवंतरी, राधे राधे, राधे राधे, बाके बिहारी लाल की। vast experience of practicing rare diagnostic techniques through Nadi Vidya. Apart from this, he also has keen expertise in parasurgical procedures like Vidya Karma, Agni Karma and Rakta Mokshan. Vaidya Sanjay Bhoi sir is humble devotee at the feet of his beloved Sadguru Vaidya Aarti Rajput Ma, Vaidya Krishna Ma and Vaidya Tapan Kumar sir since 2019 till date. He is trying to uplift his spirit by the media of Sadguru Seva. He, after completing his professional post-graduation in Ayurveda, has started training of Ayurveda at the feet of Sadguru. During these 10 plus years, he have learned a lot, resolved the ego a lot, and enjoyed the bliss of assisting the Sadguru. He, during his pious tenure, have nurtured wonderful authenticity on Nadi Pariksha, dealing with all casualties in Ayurveda and successfully helped the patient. Vaidya Sanjay Bhoi sir. सेविंग नहीं सर, सेविंग होती है मतलब डैडी बोला। आप सबके हृदय में विराजमान महाराज सुश्रुत को वंदन। वृंदावन की इस पावन धरा में मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए जीवन अमृत और अभय मिश्रा जी का सादर आभार। बात वृंदावन की, कृष्ण की, राधा की, मीरा की, गोपियों की, उद्धव की, सबकी की जाए तो सबका अगर सार कुछ निकलता है तो वो होता है प्रेम, प्यार। कुछ लोगों को अगर अनदेखा किया जाए तो बाकी सब काले बाल वाले नजर आ रहे हैं, बाकी जो बचे हैं वो सुनहरे और चांदी कलर के हैं, पर सबने प्यार को महसूस तो किया है। मेरे हिसाब से कोई बिलो 18 नहीं है। तो जैसा सदगुरु ने सिखाया है वही बात, वही संदेश, वही मार्गदर्शन के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुश्रुत की बात सुश्रुत के साथ। मैं बीच में आ जाऊं कि यहाँ से बीच में बढ़िया रहेगा। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो हर मूवी के पहले आता है। मिलेगा डिस्क्लेमर मूवी में कर अगर ये सेम मिलता है किसी और के साथ तो मैं यहाँ पर और कोई इसके साथ मिलकर तो मुझे नेक्स्ट, ये मेरा डिस्क्लेमर है। इस वक्तव्य एवं प्रदर्शन में लिखी गई सभी बातें सद्गुरु आश्रय मंत्र पारायण प्रार्थना करने के बाद चिकित्सा कर्म में उपयुक्त की गई है। शास्त्र को केवल मंत्रवत प्रयोग किया गया है। यदि इसमें कोई भी त्रुटि, खामी या गलतियां हो तो उसके लिए स्वयं लेखक जिम्मेदार है, ना कि मेरा शास्त्र
और मेरे सदगुरु। नेक्स्ट, संहिता की बात आए तो चरक से शुरू करते हैं। चरक सूत्रस्थान में ये बताते हैं, ये अष्ट देवता, अष्टविध बुद्धि के देवता, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। चरक जो हमें वैद्य बनाने की बात करते हैं, तब पहले सबसे पहले ये बताते हैं, इसमें इंडिकेटेड ये है कि अष्टविध देवता को हम अगर सीक्वेंस में देखें तो बुद्धि के देवता है लंबोदर, जैसे उनका वजन है, जैसे उनके गुण है, जैसे उनका काम है, वैसे पृथ्वी पर विचरण करने वाले बुद्धि के साथ बुद्धि के देवता। धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रैक्टिस में या ज्ञानार्जन में या ज्ञान की बात में आगे बढ़ते जाते हैं, सीनियर होते जाते हैं, वैसे वैसे सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा और दया धीरे धीरे ऊपर उठते उठते हमें दया तक अपने आप को ले जाना है। दैट इज इंडिकेटेड। और कीर्ति के, जैसे दूसरा मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, कीर्ति के देवता सूर्य भगवान है, तो वो आकाश में विचरण करने वाले हैं। उससे भी ऊपर अगर हम देखें तो सूर्य के ही पुत्र शनि देवता, जो कि दया के देवता है। तो धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिस जैसे बढ़ते जाता है, वहां हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि बुद्धि से शुरू करके हम दया की ओर गति करें। नेक्स्ट, सुप्रा कॉग्निटिव, कोई इसका मीनिंग जानता है? हम जो बात करने वाले हैं उसमें शास्त्र की बात तो है, हेलो, उसमें शास्त्र की बात तो है, पर जैसे आगे के बाकी वक्तव्य हुए और दूसरे भी किसी लोगों को आपने जैसे सुना होगा, उसमें तर्क की, संहिता की सारी बातें होती हैं। हम कुछ अलग कर रहे हैं। शायद आप लोगों में से किसी के लिए ये पहला एक्सपीरियंस होगा। एक और एक्सपीरियंस मैं आपके लिए लेके आया हूं इन बिटवीन दिस लेक्चर, तो उसकी बात पहले करते हैं। तो कॉग्निटिव मीन्स, किसी को इसका सिंपल ट्रांसलेशन पता है? कॉग्निटिव मीन्स फैकल्टी ऑफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, आपको तर्क की बातें कराना, दैट इज कॉग्निशन। और उससे आगे अगर हम देखें तो which is beyond explanation, which is beyond imagination, which is beyond science, they are called supracognitive। तो जो हमारे चरक है, हमारे सुश्रुत है, वो जिस तरह से हम उनकी कई बातों पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्यों ऐसे रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कल विद्ध की बात करते हैं, मैं विद्ध करता हूं, पैरों में विद्ध कर्म करते हैं और इफेक्ट पेट तक आता है, बिलो अम्बिलिकल रीजन पूरा पैरों के अंगूठे से, वहां से वातानुलोमन करके वात शमन होता है, मतलब रुक शमन होता है। ये अनएक्सप्लेन्ड है, कैसे आप इसको कोरिलेट करेंगे आयुर्वेदिकली? उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है, उसको टुकड़े टुकड़े करके हम मॉडर्न के साथ कंपेयर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर उतना नहीं जितना उन्होंने बताया है। तो चरक और सुश्रुत की बहुत सारी बातें जो है, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, दे आर कॉल्ड एज सुप्रा कॉग्निटिव। तो उन्हीं से मिलाने का ये मेरा प्रयास है आज। नेक्स्ट, हम आधुनिक मानव है, वी आर होमोसेपियंस। उससे आगे उससे पीछे तो हम जैसे उत्क्रांति रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे अभी हम मोस्ट डेवलप्ड एनिमल किंगडम है। तो हमने क्या पाया है अब तक, वो इस पिक्टोरियल में मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। हम साइंस में आगे बढ़े, हम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए और भी आगे कुछ ना कुछ आते जाने वाला है। ये यॉट है, हेलीपैड से लेके सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी भौतिक सुविधाएं इसमें अवेलेबल है। समंदर में ये तैरता हुआ आपको देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये हमारा अभी का करंट सिनेरियो, अभी का करंट साइंस है। संहिता क्या बात करती है, या संहिता कहां तक आपको ले जाती है, उसमें डेवलपमेंट की जरूरत क्या है। नेक्स्ट, इस यॉट से आप समंदर का मोती नहीं देख सकते, नहीं ले सकते। जो मॉडर्न एक्सप्लेनेशन है
या मॉडर्न साइंस है, उसके साथ आप समंदर का काम जो है उसकी मतलब जैसे हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं, हमारे सर भी हमें बोलते हैं कि आयुर्वेद में डूबो, आयुर्वेद पढ़ो, आयुर्वेद को समझो, उसके किनारे बैठ के पैर पसारना, हम गुजराती में बोलते हैं छपछपिया करना, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में या कोई और एक भाषा में, ऐसे करना पानी में, वो करने से आपको मोती नहीं मिलते, बराबर है। उसके लिए गोताखोर को डुबकी लगाना पड़ता है। तो संहिता में डुबकी लगाएंगे तभी आपको ये श्रेष्ठ मोती प्राप्त होंगे, यॉट में घूमने से नहीं। नेक्स्ट, देयर आर ऑलवेज टू वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। One which is called as Aroha Pantha, second one is called Avaroha Pantha. किसी को इसके बारे में कुछ पता है? आरोह और अवरोह। आरोह पंथ असेंडिंग फिनोमेना, असेंडिंग वे ऑफ लर्निंग, जो हम अभी के सिनेरियो में पढ़ रहे हैं। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा पैसे उसमें लगा रहा है कि चीजों को ऊपर तक समझा जा सके, माइक्रो तक समझा जा सके, बराबर। पर उसमें बाय प्रोडक्ट में हमें कुछ फैसिलिटीज मिलती है। वायग्रा, किसी को पता है उसकी खोज कैसे हुई? यस, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सिरेंडिपिटी। वैसे ही मर्क्यूरी की खोज भी वैसे ही हुई। मैडम क्यूरी जब जा रहे थे, लैब अचानक से खोला और कुछ चमक रहा था कि क्या है, अजय ये तो मर्क्यूरी है, रेडियम, सॉरी हाँ रेडियम। वो सारी चीजें सिरेंडिपिटी में हमें मिली। उसके साथ जो हम खोज रहे हैं उसके बाय प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। तो दिस इज आरोह पंथ। उसमें हमें पता नहीं रहता कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, और उसमें हम चीजों को बढ़ाते जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि आज जो इंसान सही है वही कल गलत होगा। जैसे जब पेनिसिलिन की खोज हुई थी, हम बताते हैं कि पेनिसिलिन द बेस्ट फर्स्ट एंटीबायोटिक है। उसके बाद धीरे धीरे उसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हुए, उसके बाद उसको बैन किया गया, उसके बाद नए एंटीबायोटिक्स आए, बराबर। तो ऐसे ही सारी चीजों को बदला जाता है। यहां पर एक बहुत बड़े बुद्ध पुरुष की बात करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े तत्वविद थे जिनका नाम था ब्रूइस लिप्टन। उनको बस नोबेल प्राइज मिलने ही वाला था, और उससे पहले उनको पता चला कि ये जो अब तक मैं करते आ रहा हूं वो सारा का सारा कुछ गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है जो मैंने अब तक किया। उन्होंने खुद की ही थियरी और नोबेल प्राइज के लिए ही वो काम कर रहे थे। उनको बस मिलने ही वाला था और पता चला कि हमारी बिलीफ सिस्टम जो है वो अलग तरह से काम करती है। जो हम मानते हैं वो हम हो जाते हैं। तो संहिता को पढ़ने के लिए, मानने के लिए जो चीजें जरूरी है वो यहां पे मैं बात करने वाला हूं। और उसको एक्वायर करने के लिए ये असेंडिंग प्रोसेस या असेंडिंग फिनोमेना ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज नॉट एट ऑल नीडेड। हम कुछ कट नहीं कर सकते। आंवला पहले भी खट्टा था, मधुर विपाकी था, षड्रस प्रधान था, आज भी है, आपकी 10 पीढ़ी के बाद भी रहेगा। और रसायन कर्म तब भी करता था, आज भी करता है, कल भी करेगा। तो ये शाश्वत तत्व जो है आयुर्वेद का, संहिता का, वो वैसे का वैसा अखंडित रहने वाला है, हम रहे ना रहे। अवरोह पंथ की बात जो है उसी मैनर में संहिताएं लिखी गई है। जो बात मैं करना चाह रहा था, सुप्रा कॉग्निटिव मतलब एक फेज है जिसको हम ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस में आप किसी एक जगह से इस तरह से कनेक्टेड हो जाते हैं कि जो प्रायरली एग्जिस्टेड है उसके साथ आपका कनेक्शन बन जाता है और वो फ्लो में निकलता है। वो कैसे किया जाता है वो मैं आगे बताऊंगा। पर अवरोह पंथ जो है उसमें वो डिसेंडिंग प्रोसेस जो है, जो पहले से एग्जिस्ट है, उसी को हमें देखना है, उसी को हमें प्रैक्टिस करना है, उसी से हमें रिजल्ट लेने हैं और रिजल्ट लेके अच्छे से पैसे कमाने हैं। नेक्स्ट, जिस चीज को हम साइंस बोलते हैं, साइंटिफिक बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, बराबर,
जिस चीज को हम मानते हैं कि ये पूर्णतः सत्य है, उसमें ये सारे शब्द आपने एक ही रिसर्च आर्टिकल में बहुत बार पढ़े होंगे। हमने अपने थीसिस में भी यही सारा कुछ लिखा है। Perhaps, in my opinion, as per my best knowledge, quite possible। ये शब्द जो है वो आप खुद सोचिए, ये जरा से भी आपको साइंटिफिक लगते हैं? ये पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। जबकि हमारी संहिताओं की बात आए तो उन्होंने बता दिया कि तमक हेतु विरेचन, मतलब विरेचन होगा और तमक श्वास ठीक होगा, होता भी है, तब भी होता था, आज हम करते हैं। सोचे समझे कुछ करें ना करें, हमें पता भी नहीं होता कि तमक श्वास में विरेचन, ऊपर का व्याधि और नीचे कुछ करने से सारा कुछ हो जाता है। थियरीज है बहुत सारी, उनको समझे या ना समझे, रिजल्ट तो यही मिलने वाला है। पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है, वो सनातन सत्य है। तो संहिता के साथ जुड़ने का प्रयास इसी तरह से करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है, उससे हम डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, ग्लोबली आयुर्वेद को प्रमोट कर सकते हैं, पर उसके लिए आयुर्वेद जैसा है वैसे का वैसा उसे हमें एक्वायर करना पड़ेगा, तब जाके हम आयुर्वेद को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि प्यार करने के लिए इंसान कैसा है वो देखने की जरूरत नहीं है, प्यार बस प्यार है, वो करना नहीं पड़ता, वो करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है, हो जाता है बस वही बात। बंसी सब सुर त्यागे है, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, वाह, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। राधे राधे। संहिता की बात, समझने की बात, पढ़ने की बात जब आती है तो हम गलती कहां करते हैं? Our basic fundamentals doesn't depend on physics, chemistry and biology। ये सबसे बड़ा स्यूडो ब्रिज है जो हमें कनेक्ट कर दिया है, और उस वजह से हम आयुर्वेद को एज ए आयुर्वेद समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद या संहिताएं जब लिखी गई तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, समझते नहीं थे, उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते थे, इन द सेंस उस तरह से अलग से वो ब्रांचेस नहीं थी। हमारे समझने का नजरिया, हमारे समझने का तरीका कुछ अलग था। तो हमारे शास्त्र जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से नहीं समझे जाते। उनको अगर समझना है तो आपको दर्शन शास्त्र की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि दर्शन शास्त्र के बाद संहिताएं लिखी गई। चरक जो है नेक्स्ट बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस ये है, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि चरक संहिता जो है वो वैशेषिक दर्शन को फॉलो करती है और सुश्रुत संहिता जो है वो सांख्य दर्शन को फॉलो करती है। इसीलिए हम देखते हैं तो शारीर यानी मतलब स्थान के डिवीजन भी अलग अलग, सीक्वेंस भी अलग अलग। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जब पढ़ते हैं ना तो सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संहिता को पढ़ने के लिए। उसकी इंडेक्स जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसमें जो सीक्वेंस में जो चिकित्सा सूत्र बताया गया है उसी को अगर फॉलो किया जाए तो वो जैसा बोलते हैं ना वैसा रिजल्ट करंट डेट में भी मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग क्वालिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पाद चतुष्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा कब? जब आप इस तरह से उसको समझेंगे। तो सुश्रुत संहिता को जिनको समझना है उनको पहले सांख्य दर्शन को पढ़ना चाहिए। उनके जो बेसिक प्रिंसिपल है, उनकी जो वो जो फंडामेंट्स की बात करते हैं उसको अगर समझ लिया तो सुश्रुत जो भी बात बताते हैं वो सीधी दिल पे लगती है। सेम वे चरक के साथ भी है। और उनके जो डिफरेंसेस हैं, हम बोलते हैं कि चरक ने ये इतना बताया, सुश्रुत ने ये बताया, चरक ऐसे बोलते हैं, सुश्रुत ऐसे बोलते हैं, तो वो आयुर्वेद का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। वो दोनों अलग अलग फंडामेंट्स को बिलोंग करते हैं, अलग अलग फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं। उनका वे ऑफ अप्रोचिंग द डिजीज भी अलग है। जैसे हम अगर आयुर्वेद के प्रयोजन की भी बात करें तो चरक भी अलग बोलते हैं, सुश्रुत भी अलग बोलते हैं। चरक स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की बात पहले करते हैं, जबकि सुश्रुत व्याधि परिमोक्ष, पहले व्याधि से व्याधि को दूर करो, उसके बाद स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करो। तो ये भी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चरक
का जो संप्राप्ति है वो आगे आएगा वो भी। चरक का जो संप्राप्ति है वो अनुलोमन स्थिति में बात करते हैं, जबकि सुश्रुत प्रतिलोम दिशा की बात करते हैं। वो आगे आएगा तो मैं बताता हूं। विज्ञानम औषधि नाम, चरक सूत्र 25। यहां पर जो बात की गई है वो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, वही बात करता हूं। जो हम मानते हैं वो हम हो जाते हैं। तो जहां पे संहिता को जुड़ने की बात आती है, तो जो मैं बताना चाहता हूं कि उसके लिए संहिता को फील करने की जरूरत है। जिस ट्रांस स्टेज में चरक और सुश्रुत ने संहिताओं की रचना की थी, अगर वहां तक हम पहुंच गए तो चरक और सुश्रुत से मिलना इम्पॉसिबल नहीं है। और इन बिटवीन अगर आप सबका मन हो तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं आपको कराना चाहूंगा 7 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए, अगर मुझे परमिशन हो ऑर्गेनाइजर्स की, अगर हम कर सके। जितने भी लोग संहिता लेके आए हैं, अभी 7 मिनट के लिए आप सब अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें, कोई मोबाइल नहीं देखेगा। सबकी आंखें एकदम बंद चाहिए, सभी की आंखें एकदम बंद चाहिए। अभी के लिए आप कौन है, कहां से आए हैं, कौन से डेजिग्नेटेड पोस्ट पर है, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, उन सबको अगर साइड पे हटा दे तो मैं 5 मिनट में आपको चरक और सुश्रुत से मिलाने का एक प्रयास करना चाहता हूं। जो लोग भी संहिता लेकर आए हैं वो संहिता को एकदम टाइट हक कर दें, और जो लोग नहीं लाए हैं वो इमेजिन करें कि उनके साथ उनकी संहिता लेकर मतलब बैठे हुए हैं। या फिर एक और बीच का रास्ता जो है वो ये है कि आपने लाइफ टाइम में किसी को भी इतना सा प्यार किया है तो आंखें बंद करके सिर्फ उसको याद करिए। बहुत सारी से प्यार किया, इससे कम मैं भी बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पर कोई नहीं है, 1000 को बैठे सब।